हम लोगों ने कल बेंथम के उपयोगितावादी विचारों के संबंध में चर्चा की थी। आज हम प्रिय विद्यार्थियों जीएस मिल के द्वारा किए गए बेंथम के विचारों में प्रमुख संशोधनों पर चर्चा करेंगे और मिल के राज्य एवं सरकार संबंधी जो विचार हैं उनका स्पष्टीकरण करेंगे। मिल एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने बेंथम के उपयोगितावादी विचार को स्वीकार किया, मूल विचार को स्वीकार किया, लेकिन उसमें कुछ संशोधन किए। इसलिए बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करने के कारण जेएस मिल को अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी विचारकों की श्रेणी में रखा जाता है। अंतिम उपयोगितावादी इसलिए क्योंकि मिल के पश्चात में किसी अन्य विचारक ने उपयोगितावाद पर इतना अधिक केंद्रित विचार नहीं दिया, और प्रथम व्यक्तिवादी इसलिए क्योंकि उन्होंने व्यक्ति की केंद्रित स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व देते हुए स्पष्ट किया कि उपयोगितावाद का भी वास्तविक संदर्भ और अर्थ तभी संभव है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाए। इस संदर्भ में मैं कुछ बिंदुओं को आपके समक्ष रखना चाहूँगी कि मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में कौन कौन से संशोधनों को महत्वपूर्ण माना। नंबर 1, बेंथम ने मात्रात्मक अंतर बताया था सुखों में कि कोई सुख अधिक, कोई सुख कम, या सुख और दुख में अंतर होता है। लेकिन मिल ने उनको अलग तरीके से परिभाषित किया और माना कि सुखों में भी क्वालिटेटिव डिफरेंस हो सकता है, उनमें गुणात्मक अंतर हो सकता है। अर्थात एक ही वस्तु से प्राप्त होने वाला सुख किसी व्यक्ति के लिए अधिक सुखकर और किसी के लिए कम सुखकर भी हो सकता है। या किसी व्यक्ति को गाना गाने में सुख मिल सकता है तो किसी को कविता लिखने में सुख मिल सकता है। तो सुखों में भी अलग अलग भेद होता है जो व्यक्ति की अपनी मनोस्थिति, परिस्थिति और समय के ऊपर निर्भर करता है। बेंथम ने जहाँ सुख के बाहरी स्रोतों को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना, जैसे उन्होंने 14 और 12 विभेद करके बताए सुख और दुखों के, लेकिन यहाँ ये मानकर चलते हैं मिल कि सुख केवल बाहरी स्रोतों पर ही निर्भर नहीं करता, सुख का मूल स्रोत आंतरिक होता है। यदि आपको सुख की अनुभूति अंदर से नहीं होती है या उसका कारण आपका आंतरिक स्रोत नहीं है या आपके अंतर्मन से आपको प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता है, तो बाहरी किसी भी रिसोर्स को, बाहरी किसी भी साधन संसाधन को या सुविधा को आप केवल सुख का कारक, निर्धारक कारक नहीं मान सकते हैं। इसी प्रकार जहाँ बेंथम ये कहते हैं कि सुख का मतलब है अधिकतम व्यक्तियों का सुख, वहाँ व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मिल यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ मेरा या अन्य का सुख इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारा मूल लक्ष्य, जो ह्यूमन लाइफ का मूल लक्ष्य है, वो है दूसरे की खुशी। मतलब मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मेरे लिए क्या सुखकर है, इसके साथ साथ हमारा सुख का स्रोत ये भी होना चाहिए, सुख का जो दायरा या विस्तार होता है वो ये भी होना चाहिए कि हमारे सुख से अन्य का सुख भी प्रेरित हो या प्रभावित हो या एक्सपेंड करे, उसका विस्तार हो। स्वतंत्रता पर फोकस करते उन्होंने माना कि स्वतंत्रता किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन नहीं है, अपितु तो स्वयं ही अपने आप में साध्य है। जबकि बेंथम मानते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख प्राप्त करना राज्य का क्या है, साध्य है, लक्ष्य है। लेकिन यहाँ मिल थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो ये कहते हैं कि आपका साध्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित तो है, लेकिन उससे भी सर्वोच्च साध्य आपका क्या है, स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता अपने आप में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन नहीं है। चूँकि दोनों ही, बेंथम और मिल दोनों ही सुधारवादी विचारकों की श्रेणी में रखे जाते हैं, इसलिए मिल ने इतिहास एवं परंपराओं के महत्व को स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया कि इनकी अपनी भूमिका होती है और सुख के कारकों का निर्धारण करने में भी इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र को उन्होंने सर्वोत्तम व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया, लेकिन लोकतंत्र का आधार संस्थात्मक संरचनाओं से भी अधिक उन्होंने माना व्यक्ति का चरित्र होता है, अनुशासन होता है। अगर व्यक्ति का चरित्र और अनुशासन उत्तम होता है तो समाज के एक पूरे समुदाय का, समूह का चरित्र उत्तम होता है। जब समाज में व्यक्तियों का चरित्र उत्तम होगा तो स्वतः ही लोकतंत्र की जो मूल परिभाषा है, सबके लिए हित या सबके कार्य करने के लिए, उसको प्राप्त किया जा सकता है। राज्य एवं अन्य संस्थाएं हैं वो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती हैं। मतलब राज्य ये निश्चित नहीं करेगा, यह निर्धारित नहीं करेगा कि व्यक्ति क्या चाहे या व्यक्ति को क्या चाहिए, अपितु तो व्यक्ति ये निर्धारित करेगा कि राज्य या संस्थाओं को व्यक्तियों के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मिल ने उठाया
कि जो सोर्स है हैप्पीनेस का, सुख का जो स्रोत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कि हम भौतिक तत्व को या भौतिक साधन को स्रोत मान रहे हैं, नैतिक तत्व को मान रहे हैं, आध्यात्मिक को मान रहे हैं, हमारा स्रोत क्या है हैप्पीनेस का। अगर हमारा स्रोत हैप्पीनेस का नीतिगत है, चारित्रिक है, अनुशासित है, तो स्वतः ही उससे प्राप्त होने वाला सुख भी अधिक स्थायी और अधिक प्रभावी होगा। अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं सेकंड एस्पेक्ट इसका कि मिल के राज्य एवं स्वतंत्रता संबंधी, राज्य और सरकार संबंधी क्या विचार हैं। तो यह मैं आपको मूलतः 3 बिंदु स्पष्ट करना चाहूँगी। पहली चीज़ तो ये कि राज्य मानव इच्छा का परिणाम है। राज्य कैसे बना या राज्य कैसे विकसित हुआ, इसके 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ मानी जाती हैं। एक तो उसको स्वाभाविक गति प्राप्त हुई, उसने स्वाभाविक विकास किया, लोगों की आपस की पारस्परिक आवश्यकताओं से, पारस्परिक निर्भरता से वो एक समुदाय के रूप में और उसके बाद एक संस्था के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई। दूसरा ये होता है कि व्यक्तिगत प्रयत्नों से व्यक्ति की आवश्यकताओं के कारण समझौते के तहत राज्य की उत्पत्ति की गई। तो दोनों ही प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए मिलकर ये मानना है, अपनी रचना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर उनके सिद्धांत को हम हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म से जोड़ते हैं, ऐतिहासिक सापेक्षवाद के संदर्भ में देखते हैं कि राज्य के प्रति व्यक्ति की जो भक्ति है उसका कारण उपयोगिता नहीं है। जैसे कुछ पूर्ववर्ती विचार के मानते थे कि आवश्यकता है, उपयोगिता है, इसलिए राज्य है। मूल उपयोगितावादी विचारक होते हुए भी मिल ने ये कहा कि राज्य के अस्तित्व का आधार, राज्य की भूमि का आधार, राज्य के प्रति भक्ति का आधार उपयोगिता नहीं है बल्कि अनुभव है। अनुभव ये सिद्ध करता है कि किसी भी प्रकार से राज्य की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसी संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है कि उन्होंने स्वतंत्रता की, हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे कि एक विश्वास वाले व्यक्ति को, एक प्रतिबद्ध व्यक्ति को, एक मुखर और स्वतंत्र व्यक्ति को 99 कोरे और स्वार्थी व्यक्तियों से अधिक ऊपर माना है। अर्थात राज्य में एक व्यक्ति की भूमिका, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी वो महत्वपूर्ण मानते हुए उसे परिभाषित करते हैं। यही कारण है, सेकंड पॉइंट, कि मिल राज्य के सकारात्मक स्वरूप को महत्वपूर्ण मानते हैं। अपनी रचना पॉलिटिकल इकोनॉमी में वो स्पष्ट करते हैं कि राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का उत्थान, व्यक्ति की ग्रोथ, व्यक्ति का विकास, और इसके लिए क्या है, उसका नैतिक दायित्व है। और नैतिक दायित्व का परावर्तन या रूपांतरण किस में होना चाहिए, समाज सेवा में होना चाहिए। तो मूलतः राज्य ऐसे समाज सेवा के कार्य या ऐसे निर्धारित कर्तव्यों का पालन करेगा जिससे व्यक्ति की ग्रोथ या व्यक्ति का उत्थान संभव हो सके। इसके लिए उन्होंने अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन किया, अनिवार्य शिक्षा के प्रबंधन को आवश्यक माना, श्रमिकों के लिए और फैक्ट्रीज के लिए एक योजनाबद्ध विकास को आवश्यक माना, और वहाँ पर राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप को उन्होंने स्वीकार किया। प्रतिनिधियात्मक राजतंत्र के संदर्भ में उनका मत था, उन्होंने अपने कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में स्पष्ट किया कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तभी मानी जानी चाहिए या आदर्श प्रतिनिधियात्मक सरकार वही होती है जहाँ पर संप्रभुता समुदाय के पूरे समूह में निहित होती है। प्रतिनिधि हों, लेकिन प्रतिनिधि किसके प्रतिनिधि हैं, पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सीधा सा वो संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूँकि लोकतंत्र सर्वाधिक अच्छी शासन व्यवस्था के रूप में उन्होंने अंगीकार किया, स्वीकार किया, लेकिन अगर लोकतंत्र में दक्षता नहीं है तो हम लोकतंत्र के बेहतर और सर्वांगीण स्वरूप का लाभ आम समुदाय तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र में जो प्रशासनिक ढांचा हो उसमें कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति का एक निश्चित परीक्षा प्रणाली और उस परीक्षा प्रणाली ने बनाए गए स्वतंत्र आयोग को उन्होंने महत्वपूर्ण माना। और उसके पश्चात भी किसी सभा या असेंबली के द्वारा उनका सुपरविजन करना, उनका पर्यवेक्षण करने के लिए उन्होंने कुछ बिंदु निर्धारित किए। मिल ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण योगदान और दिया कि उन्होंने पहली बार अल्पसंख्यकों के लिए, चाहे वो किसी भी रूप में अल्पसंख्यक हों, कुछ निश्चित प्रावधानों की बात की, जिसमें विधानसभा में स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्यों के रूप में, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के रूप में। यहाँ पर मिल ये चाह रहे हैं कि समुदाय में कोई भी हिस्सा, समुदाय का कोई भी भाग किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रहे, ताकि उसको सुख की अनुभूति नहीं हो। तो लोकतंत्र में भी व्यक्ति का सुख बनाया जा सकता है, और ये तभी संभव है जब हमारा प्रशासनिक, शासनिक और राज्य का ढांचा और उसका स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो।